ओके। किसी को समझना हो कि करंट क्या होता है, तो सिंपल है, किसी भी लाइव वायर को कभी भी टच करके देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा करंट क्या होता है। फिजिक्स की भाषा में आए तो फिजिक्स की भाषा में करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मीन्स अगर एक किसी कंडक्टर के अंदर सपोज बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और हम उस कंडक्टर के अक्रॉस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स को के ऊपर फोर्स लगेगा, उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगी मूवमेंट के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने शुरू हो जाएंगे, मीन्स करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर के अंदर। और करंट की डायरेक्शन जो होती है वो टुवर्ड्स अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, दैट इज करंट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन को मानते हैं। ओके, टुवर्ड द फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, और करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट एम्पियर है। इंस्टेंटेनियस करंट इज डी क्यू बाई डी टी, एवरेज इज rate change of charge upon time, upon that time. Okay, सो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट आर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो होते हैं जो करंट को अपने अंदर से इजीली पास होने देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर बहुत सारे लूज इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हम जब भी कंडक्टर के अक्रॉस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स कि उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, और उनकी स्पीड और उनके ऊपर फोर्स लगने की वजह से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, और दैट इज हाउ कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू फ्लो कराता है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं, उनके अंदर एनर्जी रहती है, बट उनकी डायरेक्शन अलाइन नहीं होती है, वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से करंट की कोई डायरेक्शन नहीं बन पाती। दैट मीन्स कि उनके अंदर नेट करंट जीरो है। इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके अंदर एनर्जी है, वो जिग जैग मूव कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, या उनकी, और उस डायरेक्शन लेस मूवमेंट की वजह से जो एक रैंडम मूवमेंट है जिसकी वजह से कोई करंट नहीं होता है। हाउएवर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन मिल जाती है मूवमेंट के लिए, जिसकी वजह से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाइन्थ में भी पढ़ा है, टेंथ में भी पढ़ा है, व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यह बोलता है कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस या किसी कंडक्टर के अक्रॉस या कहीं भी अगर हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से उस कंडक्टर के अंदर एक करंट डेवलप होगा, और जो करंट डेवलप होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड। ओके, या वी, वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड वी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट प्रोड्यूस, और जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट होगा दैट विल बी आर, और उसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो जो नेट फॉर्मूला निकल के आएगा दैट इज वी इज इक्वल टू आई आर। V is directly proportional to I and V is equal to IR. ओके, अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सपोज ये कंडक्ट सपोज ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ इस तरह से है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर है और उसका एक सपोज ये क्रॉस सेक्शन है, इतना बड़ा, और इतना बड़ा एक कंडक्टर है या एक कंडक्टिंग वायर है, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ेगी इस वायर की, या इस वायर की इसकी लेंथ जब बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और क्रॉस सेक्शन जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। दैट मीन्स कि क्रॉस सेक्शन जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए उतनी ज्यादा जगह मिलेगी, तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में रुकावटें आएंगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो आर will be directly proportional to length and inversely proportional to A. ओके, रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शन बढ़ने से घटता है, लेंथ बढ़ने से बढ़ता है कंडक्टर का, और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो होती है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए।
रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। हर मटेरियल या कंडक्टर की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। ऐसा इसलिए है कि हर अदरवाइज कोई भी मटेरियल वायरिंग में यूज हो सकता था, बट मोस्ट यूज्ड मेटल इन मोस्ट यूज मटेरियल इन वायरिंग इज कॉपर, क्योंकि कॉपर एक तो कॉस्ट की वजह से, बिकॉज इट इज चीपर देन गोल्ड एंड सिल्वर, and it is the most conductive material, uh, more conductive than aluminum. Okay, lesser than gold and aluminum, gold and silver, because gold and silver are costly, so copper is used. So हर चीज की रेजिस्टिविटी जो है वो उसके केमिकल और फिजिकल उस पे कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगी। ओके, सो ये एक फॉर्मूला है, ये याद रखना है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ओके, सो इस केस में अब क्या बोलेंगे, इसकी डेरिवेशन एक बार आप समझ लीजिए। वोल्टेज, इसके ऊपर एक और है, वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर। आई को हम लिख सकते हैं स्मॉल आई, और आर की जगह लिख सकते हैं रो एल अपॉन ए। ओके, सो V इज इक्वल टू आई रो एल अपॉन ए। ओके, और I अपॉन ए इज करंट डेंसिटी, और V इज इक्वल टू आई अपॉन ए रो एल, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, करंट डेंसिटी है करंट पर यूनिट एरिया। क्रॉस सेक्शन में अगर हम किसी कंडक्टर को हम देखें ध्यान से, या उसको काट दे बीच से, तो हमें एक क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। उस क्रॉस सेक्शन को के अंदर का पर यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी। इसको जे से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज ए। ओके, और ऊपर वाले फॉर्मूले से हमने देखा था कि V इज इक्वल टू आई इंटू रो एल अपॉन ए, दैट इज आर, तो हमने जे रो एल लिख दिया। और वोल्टेज पहले हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में क्या फर्क होता है। वोल्टेज इज इक्वल टू ई डॉट एल, सो ई डॉट एल विल बी, या इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी जे रो एल, और ई वेक्टर विल बी जे पी और जे रो। सो current density will be sigma E, and this is called the conductivity of the material, या म्यू भी बोलते हैं इसको। म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, और रो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड नॉट डायमेंशन। ओके, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट्स ऑल। और ये फॉर्मूला समझने के लिए पहले ये बोलेंगे कि V जो होगा, पोटेंशियल होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एल होगा, या ई एल होगा। ओके, और V इज इक्वल टू आई आर, आर की जगह, आर की जगह सॉरी, V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ओके, यहां तक क्लियर है। सो V इज इक्वल टू आई रो एल अपॉन ए। ओके, और V दैट इज इक्वल टू आई अपॉन ए रो एल। ओके, आई को हम आई अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं, J, और E डॉट एल इज इक्वल टू J रो एल। यहां से यहां पे आ जाते हैं, E डॉट एल दैट इज पोटेंशियल इज इक्वल टू J रो एल। ओके, और एल एल कैंसिल हो जाएगा, E विल बी J P, और J रो, रो को 1 अपॉन, इसके बाद सॉरी, इसके बाद J इज इक्वल टू 1 अपॉन रो E, एंड 1 अपॉन रो इज कंडक्टिविटी। ओके, क्लैरिटी है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए।
सबसे पहले इजी फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, जो बहुत बेसिक फॉर्मूला है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद R को हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि इसकी वैल्यू किस किस चीज पे डिपेंड करती है। तो R विल बी रो एल अपॉन ए, एंड रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ओके, अब हमने इस फॉर्मूले, इस R की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखी, तो आई रो एल अपॉन ए और V इज इक्वल टू आई अपॉन ए रो एल। यहां तक एकदम क्लियर है। अब हम आएंगे कि आई अपॉन ए को हमने करंट डेंसिटी बोला J, और V की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ किया, तो हमारा करंट डेंसिटी का एक और फॉर्मूला निकल के आया, डेट इज कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने क्या बोला कि जब भी किसी कंडक्टर या किसी भी कंडक्टिव मटेरियल के अक्रॉस जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है। उस फोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो फोर्स ऑन एनी इलेक्ट्रॉन विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ऑन दैट इलेक्ट्रॉन, दैट इज ई, एंड फोर्स इज आल्सो इक्वल टू एम ए एज पर न्यूटन थर्ड लॉ। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगा ई ई अपॉन एम। ओके, अब हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फिर किसी मटेरियल से टकराएगा, वो अपनी एनर्जी कहीं पास ऑन करेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इस तरह से वो डायरेक्टली मूव नहीं करके इस तरह से वो डायरेक्टली मूव नहीं करके ऐसे टकरा टकरा के किसी किसी चीज से टकराएगा और आगे बढ़ता जाएगा टू अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे अप्लाइड है तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऐसी होती रहेगी, लाइक यहाँ से बढ़ेगा, फिर यहाँ पे आके कहीं टकरा जाएगा, फिर यहाँ बढ़ेगा, फिर यहाँ पे आके टकरा जाएगा। ओवरऑल वो इधर ही बढ़ रहा है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं, दैट इज ऑल। सो इस केस को हम ये बोलेंगे कि इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम कैसे डिफाइन करें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की यहां से यहां पहुंचने के लिए। ओके, तो 11th का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। टी इज द एवरेज टाइम, टाउ इसको टी या टाउ भी बोल सकते हैं, डेट इज द एवरेज टाइम। पहले कोलिजन में कितना टाइम लगेगा, उसी तरह से दूसरे कोलिजन में कितना टाइम लगेगा। हर बार जब कोलिजन हो जाएगा तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिर से रेस्ट पे आ जाएगा और नई एनर्जी के साथ मूव करेगा। तो हर बार हमें वी वी वन वी टू वी थ्री वी, इस तरह से nth कोलिजन के बाद सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां पहुंचता है। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो ये टोटल वेलोसिटी का एवरेज है। जितनी बार इलेक्ट्रॉन टकराएगा हर बार एक नई वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा, फिर दूसरी जगह जाएगा टकराएगा, तीसरी जगह जाएगा टकराएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इन सब वेलोसिटी का एवरेज है, और इसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया है। तो u जो है वो कंटिन्यूसली जीरो हो जाएगा हर बार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर कोलिजन के बाद रेस्ट पे आ जाएगा। और v इज इक्वल टू यू प्लस ए, और ये कॉमन आ जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन हर बार कांस्टेंट है और कोलिजन टाइम हर बार अलग अलग होगा। तो ये टी एवरेज इज इक्वल, अब इन सब का जो कोलिजन टाइम है इनका एवरेज लेने के बाद टी एवरेज हो जाएगा, और इस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। दैट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव फ्रॉम when electron start moving from this point to this point, okay, across the distance L। और टी एवरेज इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। हम नहीं बता सकते कि हर बार कोलिजन कितने टाइम के बाद होगा, सो हम एक एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ले लेंगे। टेम्परेचर बढ़ने पे, इसका टेम्परेचर से भी रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के अंदर ज़्यादा एनर्जी आएगी, तो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा तेजी से मूव करेंगे, तो इनका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है वो घटेगा, क्योंकि हर कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन और एनर्जेटिक हो जाएगा और तेजी से मूव करने की कोशिश करेगा आफ्टर गेटिंग सम टेम्परेचर। ओके, इन केस ऑफ मेटल्स। ये थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बोला कि एक एवरेज टाइम या एक एवरेज स्पीड
जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करंट क्या होगा? करंट होता है Q अपॉन टी, या Q को क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। सपोज ये लेंथ x हमने मान ली, तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारा Q है। तो हम क्या करेंगे, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डिस्टेंस। तो ये मेरे पास यहां से लेके यहां तक का पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। इस वॉल्यूम में ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और बोर्ड के डायमेंशन ऐसे बाहर आए तो एक लेंथ हम x एज्यूम करते हैं। तो टोटल इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, स्मॉल n, इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया इंटू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू पर इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज आ जाएगा Q बाई टी इज I। तो m NeAVT, सॉरी ये n है, यहाँ पे m लिखा हुआ बट दिस इज n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू स्मॉल डिस्टेंस x। तो NeA x इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, और ये जो है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। x डिस्टेंस कवर करने में x डिस्टेंस को इलेक्ट्रॉन एवरेज किस स्पीड से कवर कर रहे हैं, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। हम बोले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो I इज इक्वल टू NeAVD एक इक्वेशन निकल के आती है। तो टोटल इक्वेशन हमारे पास अब 3 या 4 हो गई है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन I इज इक्वल टू R की इक्वेशन, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, V की इक्वेशन V इज इक्वल टू IR, और इलेक्ट्रिक फील्ड रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो इक्वल, करंट डेंसिटी इज ऑल्सो इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। अब अगर मेरे पास ये है तो मैं करंट डेंसिटी इजीली निकाल सकता हूँ I अपॉन A, J इज इक्वल टू टोटल करंट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, फ्लोइंग करंट इनटू डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज इक्वल टू NeAVD अपॉन A, दैट इज NeVD। ये मेरा J आ जाएगा, ओके, या करंट डेंसिटी आ जाएगी। नाउ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, व्हाट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी से एक या दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, तो आपको एक बार इस कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है। मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमने जो वैल्यू निकाली थी वो E बाई एम इंटू टी एवरेज, ओके। सो मोबिलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा, E T एवरेज अपॉन एम, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ओम्स लॉ कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ पे नहीं है। जैसे जो जिंक ऑक्साइड होता है या लाइटनिंग अरेस्टर होता है, लाइटनिंग अरेस्टर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जहाँ पे बहुत तेज बिजली गिरती है, उस केस में लाइटनिंग अरेस्टर यूज करते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल वोल्टेज पे जिनका रेजिस्टेंस इन्फानाइट होता है, लेकिन जैसे ही पोटेंशियल एक लेवल से इंक्रीज करता है उनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए को फुल पाथ दे देते हैं। उन सारे केसेस में जहाँ भी नॉन लीनियर रेजिस्टेंस है, जो प्योर मेटल नहीं है, या जो ऐसे सेमीकंडक्टर्स हैं जहाँ पे टेम्परेचर या जहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल नहीं है करंट के, वहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। ये रेयर केसेस है, ये इस चैप्टर में ज़्यादा डील नहीं करना है। सेमीकंडक्टर या दूसरे केसेस में आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। In case of metal, temperature resistivity is directly proportional to temperature। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, इसलिए कि टेम्परेचर बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन्स को फ्री टाइम कम मिलेगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो कोलिजन और तेज़ी से करेंगे, कोलिजन कर ज़्यादा करेंगे तो उनकी रेजिस्टिविटी ऑब्वियसली बढ़ेगी। फिर से समझिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अभी स्टैटिक हैं, और अगर वोल्टेज अप्लाई किया तो वो मूव करने लगेंगे, मूव करेंगे तो किसी न किसी चीज़ से बार बार टकराएंगे,
और अगर हम इसी इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो वो और ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे, तो उसके टकराने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। और जब किसी दूसरे से टकराने की जो रजिस्टिविटी है, टकराने को ही रजिस्टिविटी बोलते हैं, कि किसी कोई एक चीज दूसरे की मूवमेंट को ब्लॉक कर रही है, दैट इज रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन जो है वो बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन दूसरे केसेस में लाइक सेमीकंडक्टर्स या दूसरे केसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा फ्री हो जाते हैं। जहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है लाइक मेटल, वहाँ पे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और एवरेज जो रिलैक्सेशन टाइम है वो घट रहा है। लेकिन जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही बढ़ जाते हैं टेम्परेचर की वजह से, वहाँ पे रेजिस्टिविटी घट जाएगी। फॉर्मूला ये है, रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी विल बी रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी नॉट, और अल्फा जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। ये फॉर्मूला एक तीसरा चौथा पांचवा फॉर्मूला है इस चैप्टर का, इसको भी अपने नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, हाउ डज मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चेंज व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डबल्ड कीपिंग द लेंथ ऑफ एंड द टेम्परेचर कांस्टेंट। लेंथ और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, मतलब ना रेजिस्टिविटी में चेंज हो रहा है ना रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है। हमने सिर्फ क्या किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बढ़ाया है। उससे मोबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा, तो मोबिलिटी का क्या फॉर्मूला था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय एल। ओके, तो लेंथ इज सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से हमने डबल कर दी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सेम, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, ई अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था हमारा मोबिलिटी का, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई, इस केस में क्या हो रहा है, वोल्टेज डबल हो रहा है नीचे वाले क्वेश्चन में, वोल्टेज डबल होने की वजह से और लेंथ सेम है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डबल कर दी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टेम्परेचर सेम है तो टी एवरेज में कोई चेंजेस नहीं आएगा, टेम्परेचर अगर सेम है तो टी एवरेज में मेरा कोई चेंज नहीं आएगा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी और कोलिजन टाइम जो है वो सेम रहेगा, इसका मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स कि मोबिलिटी जो है वो मेरी आधी हो जाएगी इफ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डबल किया जाता है तो। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज बेसिकली पावर इज इक्वल टू वी आई, और v की जगह आई आर लिखेंगे तो पावर जो है वो आई स्क्वायर आर हो जाएगी। ओके, इसीलिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में हमेशा वोल्टेज को बहुत हाई रखते हैं और करंट को बहुत कम रखते हैं, ताकि पावर डिसिपेशन एकदम कम हो। Two resistors R1 and R2 of 4 ohm are connected in parallel across the battery. The ratio of power dissipated between them is, तो इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम, दो रेजिस्टर्स हैं, ये पैरेलल में कनेक्टेड है अक्रॉस अ बैटरी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पे 4 ओम है, इस पे 6 ओम है। ओके, ये सिनेरियो है, आपको बताना है कि इन दोनों में जो पावर डिसिपेट हो रहा है उसमें रिलेशन क्या है।
तो अभी हम करंट में नहीं जाते, हम ये देखते हैं कि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V है और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V है। तो P1 कितना होगा, V स्क्वायर अपॉन R1, और P2 कितना होगा, V स्क्वायर अपॉन R2। P1 अपॉन P2 विल बी R2 अपॉन R1। बस सॉल्व हो गया, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इस क्वेश्चन में। The potential difference applied across a given resistor is altered such that the heat produced increases by a factor of 9. By what factor did the potential difference change? क्वेश्चन ये है कि हीट जो प्रोड्यूस हो रही है किसी कंडक्टर में वो 9 गुना बढ़ गई, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना बढ़ाया, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम रखा हुआ है, तो कितना बढ़ाया ताकि इतना हीट लॉस होने लग गया। तो सिंपल फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और V की जगह दूसरा V डैश कर देंगे, और V डैश स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 9 टाइम्स V स्क्वायर अपॉन आर, और V डैश इज इक्वल टू 3V आ जाएगा। ये सबसे फेवरेट टॉपिक है सबका कि रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो क्या होता है और पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता है। सीरीज में लगाने पे नॉर्मल अलजेब्रिक सम डेफिनेशन ये है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल ड्रॉप V1 होगा और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2 होगा, और किसी भी क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट पे बोलें तो क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो होता है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, या V माइनस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से इक्वेट करेंगे और V इज इक्वल टू आई आर, टोटल I इंटू आर करेंगे। I क्योंकि एक ही सर्किट है तो I सब में सेम ही फ्लो करेगा, I चेंज नहीं होगा यहाँ पे। ओके, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो R इफेक्टिव विल बी R1 प्लस R2। सिमिलर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज इन दोनों पॉइंट के क्रॉस सेम रहेगा। तो I will be I1 plus R2, I2, that is basic Kirchhoff's law. So V upon R1, V upon net R effective is V upon R1 plus V upon R2, that is 1 upon R equivalent will be 1 upon R1 plus 1 upon R2. तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत इजी है समझना। इसमें है कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस 8R is bent in the form of a circle as shown. What is the resistance between the ends of diameter AB? तो ये टोटल इसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, आधे का रेजिस्टेंस 4 ओम होगा, आधे का रेजिस्टेंस 4 ओम होगा, और इन दोनों को पैरेलल में ऐड किया है तो 1/4 प्लस 1/4 करके इफेक्टिव निकाल देंगे। इट इज जस्ट लाइक ए, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये पैरेलल में है तो 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4 दैट इज 1/2 इज इक्वल टू 1/R। तो आपका R जो है वो 2 ओम के इक्विवेलेंट आ जाएगा। सेल्स ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, बेसिकली कोई भी सेल्स होता है इलेक्ट्रिक, जिसकी कोई भी बैटरी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर एक ईएमएफ को इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स बोलते हैं, और उसके कोई भी बैटरी जो होती है उसके अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, या कोई भी बैटरी जो एक पोटेंशियल प्रोड्यूस करती है उसके अंदर अपने इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनकी वजह से भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहता है। उस रेजिस्टेंस को जनरली हम लोग इग्नोर करके चलते हैं अगर अदर अनलेस एंड अदरवाइज क्वेश्चन में ना दिया गया हो। ओके, फिर भी ये ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द सेल विल बी डिफरेंट, बट दिट विल बी अ वेरी माइनर डिफरेंस। इन केस क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली ना पूछा गया हो तो हम ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को एक मान सकते हैं, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो हमें इसको कंसीडर करना पड़ेगा। ये स्मॉल आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, उस
के रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं स्मॉल आर, और टर्मिनल वोल्टेज है जो सेल्स के दोनों एंड पे अगर हम कोई वोल्ट मीटर लगा के मेजर करते हैं तो जो वोल्टेज निकल के आता है डेट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। तो नो लोड कंडीशन में क्या होगा, जब इस बैटरी के अक्रॉस हमने कुछ भी नहीं लगा रखा है, उस केस में क्या होगा कि जब हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो जो हमारा वी ए वी बी है वो एक्चुअल में ई या ई एम एफ के अकॉर्डिंग जितना उसका पोटेंशियल है बैटरी का रेटेड उतना ही दिखाएगा, रेटेड वोल्टेज जो है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो ईएमएफ जो है वो आई, ये अगर बल्ब है या पंखा है या कुछ भी है जिसके अक्रॉस पावर कंज्यूम हो रही है इस बैटरी की वजह से, तो आई जो ये सर्किट कंप्लीट करेंगे तो आई विल बी आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू ईएमएफ, ओके, और वी ए बी विल बी ई माइनस दिस आई आर। और वी ए बी अगर यहाँ पे ये है तो सिमिलरली कैपिटल आई आर बी होगा, और आई की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है ई अपॉन आर प्लस आर, तो ये एक फॉर्मूला याद रखना है वी ए बी का। अगर सीरीज में सेल्स होंगे तो इनका पोटेंशियल ऐड होगा, और पैरेलल में होंगे तो ई इक्विवेलेंट हम निकालेंगे इसमें इस तरह से। ये वैल्यू निकल के आती है, फॉर्मूला आपको इस तरह से अप्लाई करना है कि I विल बी I1 प्लस I2, पैरेलल में सेल्स हैं तो I1 इधर से जाएगा I2 इधर से जाएगा, और दोनों का V इक्वल करके V B1 B2 विल बी सेम, सो V B1 B2 को इक्वल करेंगे, और I की वजह से I1 I2 E1 माइनस V अपॉन R1 और E2 माइनस V अपॉन R2, ये करके हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। किरचॉफ्स लॉ ये फाइनल है, इसके बाद ये चैप्टर यहीं पे क्लोज कर देंगे। किरचॉफ्स लॉ में क्या होता है कि किसी भी एक जंक्शन में नेट करंट यहाँ पे जीरो होगा, जितना करंट कहीं से आएगा उतना ही करंट चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। लूप लॉ होता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड क्लोज लूप विल बी जीरो, ओके। सो दो चीजें हैं बस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ये कि किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये जंक्शन है तो जितना भी करंट कहीं से भी इसमें आ रहा है उतना ही करंट वापस निकल जाएगा, ओके। इस जंक्शन पे करंट कभी भी जमा होके नहीं रहेगा, दैट इज किरचॉफ्स लॉ। और लूप लॉ है कि अगर ये क्लोज लूप है तो इसके अंदर जो भी पोटेंशियल बन रहा है दैट विल बी जीरो, मीन्स कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएं तो ये इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो, दैट्स ऑल। Okay, 1 second. एक सिंपल सा क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। यूजिंग किरचॉफ्स रूल्स कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी डी इन द सर्किट डायग्राम एज शोन इन द फिगर। ये सर्किट डायग्राम है, इसमें बी और डी के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, दैट इज वी बी माइनस वी डी, ओके। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमें करंट पता चल जाए कि इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो वी विल बी फाइंड आउट दैट इसमें V इज इक्वल टू आई आर लगा देंगे और हमें पता चल जाएगा कि B और D के बीच में पोटेंशियल कितना है। तो हमारे पास सॉल्व करने के लिए दो लूप हैं, एक ये वाला क्लोज लूप है और एक ये वाला क्लोज लूप है, दैट इज फर्स्ट क्लोज लूप इज बी ए डी बी
एंड सेकेंड क्लोज लूप इज डी बी सी डी, ओके, या डी सी डी बी। तो डी सी डी बी में आते हैं, इसमें ये सेल है जिसका 3 वोल्ट जिसका ईएमएफ है और 3 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। सिमिलरली ये सेल है जिसका 1 वोल्ट ईएमएफ है और 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, और हम बोलते हैं कि इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, ओके। आई इधर से जाएगा, ऐसे जाएगा, आई वन करंट उधर जा रहा है, आई माइनस आई वन इधर जा रहा है, और जितना करंट यहां भी आई होगा, यहाँ आई माइनस आई वन होगा, यहाँ से आई वन आएगा, ये आई वन यहाँ से जुड़ेगा और यहाँ से आई वापस चला जाएगा। तो ये टोटल सर्किट है। अब इतना समझ में आ गया तो हम क्लोज लूप का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 3 वोल्ट माइनस 3 आई, 3 वोल्ट माइनस 3 आई माइनस इसके रेजिस्टेंस की वजह से आई माइनस 1 वोल्ट माइनस आई माइनस आई वन, दैट इज 2 आई माइनस आई वन। ये एक इक्वेशन आएगी, ओके। ये इक्वेशन कैसे आई फिर से एक बार देख लीजिए। 3 वोल्ट की वजह से इस वाले सर्किट को देखिए डी सी डी बी, डी सी डी बी, ओके, डी सी बी डी, डी सी बी डी, ओके, दैट इज डी सी बी डी, ओके। और इसमें ईएमएफ है पहला, जो सेल की वजह से है, दैट इज 3 माइनस 3 आई, ओके, माइनस जो 1 वोल्ट है वो इस 3 वोल्ट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो भी नेगेटिव होगा, दैट इज 1, और उसका रेजिस्टेंस ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, हम करंट की डायरेक्शन को उस तरफ ले रहे हैं, तो दैट इज आई। और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो दैट विल बी 2 आई माइनस आई वन, तो माइनस 2 आई माइनस आई वन इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्लोज लूप का पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल जो है वो 0 होता है। यही इक्वेशन ऊपर है, 3 माइनस 3 आई माइनस आई माइनस एन माइनस 2 आई प्लस 2 आई वन। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 आई माइनस आई वन इज इक्वल टू 1। सिमिलरली बी ए डी बी, इस सर्किट को सॉल्व करिए और सिमिलर तरीके से करेंगे तो नेट इक्वेशन ये आएगी। इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आई भी आ जाएगा, आई वन भी आ जाएगा। तो आई माइनस आई वन निकाल लेंगे, दैट विल बी 1/13। तो अक्रॉस वोल्टेज अगर निकालना है वीबीडी के तो आई आर कर देंगे, आर इज 1/13 इंटू 2 ओम, दैट इज 2/13 वोल्ट। ये भी एक सिंपल सा केस है, इसमें से करंट निकालिए, यहाँ पे डालिए और दूसरा एक करंट यहाँ पे निकालिए और इसको सॉल्व करके देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। चाहो तो क्वेश्चन नोट कर लो, सॉल्यूशन साथ में है समझने के लिए, अदरवाइज इजी है। इस टाइप के क्वेश्चन जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है और कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा रहते हैं कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन के सर्किट को सॉल्व करने के लिए। ये लास्ट टॉपिक है, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज कुछ नहीं है, इसमें एक गैल्वेनोमीटर होता है बीच में, और हमारे पास अगर हमें R1 R2 R3 पता है तो R4 निकालना है, बस इतना सही होता है। ये फिजिक्स के प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल एग्जाम आप लोगों का हो चुका है और आप लोग इस ब्रिज से अच्छी तरह वाकिफ हैं, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं इसमें हमारा उद्देश्य क्या है, या इसमें हमारा फाइनल गोल ये है कि पोटेंशियल एट वीबी एंड वीडी शुड बी सेम। अगर ये पोटेंशियल सेम होगा तो ऑब्वियसली इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो हम ये बोलेंगे कि नेट जो भी करंट इधर से आ रहा है वो वही इधर जा रहा है, जो भी करंट इधर से आ रहा है वही इधर जा रहा है, इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कराना है। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है तो हमें इन दोनों रेजिस्टेंस का क्या रेशियो या क्या मेजरमेंट लेना चाहिए, या क्या कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन जनरेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड, यही कॉन्सेप्ट है व्हीट स्टोन ब्रिज का, ओके। तो क्या करेंगे, हम क्लोज लूप बनाएंगे, एक ये वाला
एक ये वाला, ओके। ए बी डी ए और बी डी सी बी, बी डी सी बी एक क्लोज लूप, बी ए डी बी एक क्लोज लूप। इस लूप में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो हम ये बोलेंगे कि वी ए बी, वी बी इज इक्वल टू वी डी, दैट मीन्स कि वी ए बी इज इक्वल टू वी ए डी, दैट मीन्स आई टू आर टू इज इक्वल टू आई वन आर वन। पहला कॉन्सेप्ट ये। दूसरा आई थ्री आर थ्री इज इक्वल टू आई फोर आर फोर। और अगर इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, डेट मीन्स आई टू इज इक्वल टू आई फोर, आई वन इज इक्वल टू आई थ्री। और फाइनल जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। ये बहुत सिंपल है, सिर्फ देखने से समझ में आ जाएगा। एक लूप है, मेरा फाइनल गोल है ये है कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो। अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो ऑब्वियसली यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो यहीं चला जाएगा, या इस रास्ते से चला जाएगा, और यहाँ से जो करंट आ रहा है वो इस रास्ते से चला जाएगा। दैट मीन्स आई वन इज इक्वल टू आई थ्री, आई टू इज इक्वल टू आई फोर। और अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो मैं अगर ये लूप इस तरह से जोड़ रहा हूं कि ये ए है, ये बी है और ये डी है। अगर यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे रेजिस्टेंस है R2, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1, हाँ, और ये B है, ये D है, ओके। ये पॉइंट A है, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है। और मैं कह रहा हूँ कि B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मुझे जीरो करना है। जीरो करना है तो मैं ये नेक्स्ट स्टेप में ये कर सकता हूँ कि ये A है, ये R है, ये दैट मीन्स A R2 R1 और B कॉमा D, मैंने इन दोनों पॉइंट को ऐसे चिपका दिया क्योंकि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेरा जीरो है, तो मैंने इन दोनों को इस तरह से चिपका दिया। और ये इस तरह का सर्किट है, दैट इज I2 R2 और I1 R1 बराबर है, I2 R2 I1 R1 इस तरह से बराबर है। सिमिलरली यही करंट यहाँ से पास हो जाएगा और ये वाला करंट यहाँ से पास हो जाएगा। इतना सही है, मेरा गोल मुझे क्लियर है। मैंने यहाँ इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो किया, तो जीरो करने के बाद मैंने इन दोनों को चिपका दिया और इस तरह का सर्किट बन गया मेरा। तो मेरा वी ए बी या वी ए डी की वैल्यू वी है तो I1 R2 या I1 R1 या I2 R2 ये दोनों बराबर होंगे। जो पहली इक्वेशन से आ रहे हैं, सिमिलर दूसरी इक्वेशन से दूसरे सर्किट में I4 R4 और I3 R3 आ रहे हैं सिमिलर तरीके से। अब मेरा ये कहना है कि जो I2 इधर से जाएगा, सिंस कोई करंट इस लूप में नहीं आ रहा, तो सारा करंट I2 से I4 में जाएगा। I2 और I4 बराबर होंगे, तो इस इक्वेशन से I1 अपॉन R2 और I3 अपॉन R4 को भी हम I1 अपॉन I2 लिख सकते हैं, दैट इज R4 बाई R3, और ये निकल के आएगा, दैट इज R2 बाई R1 इज इक्वल टू R4 बाई R3। ओके, थैंक यू। करंट इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी डाउट हो अगर आपको, प्लीज कमेंट में बताइए, ऑब्वियसली आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और इससे बेटर आपको बेसिक्स कहीं नहीं बताए जाएंगे बेसिकली। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।